हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट JR। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 12 जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स है उसको पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान है और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ये टर्म काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है आप लोग से। आप लोग अक्सर घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट और दीज काइंड ऑफ थिंग्स आप हमेशा सुनते रहते होंगे, जैसे कि बल्ब। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर था इसीलिए एक बल्ब का ड्राइंग भी बना के रखा है। सो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग पहले तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है उसको जानेंगे, देन इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है उसको भी जानेंगे, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक करंट, फिर इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीजें हैं, बट यहाँ पर आप जैसे कि टर्म में भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट है एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। सो ये दोनों कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको एक बार देख लेंगे। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स क्या है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब यहाँ पर ये टर्म करंट है, जैसे वाटर करंट होता है तो वो फ्लो कर पाता है, तो वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है तो वो भी तो फ्लो कर पाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लो को भी पढ़ेंगे। देन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स टाइप, मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। आप लोगों को भी पता है कि हम लोग के जो घरों में मतलब जो आते हैं इलेक्ट्रीशियन, वो बोलते हैं कि सर्किट उड़ गया या फिर सर्किट खराब हो गया, इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़ेंगे कि फ्यूज कैसे होता है या फिर वो कैसे खराब होता है। वो सारी चीजें आप जब क्लास 7th या 8th में जाओगे तब पढ़ोगे। अभी आपको बस इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यहाँ पर ये कंडक्टर एंड इंसुलेटर टर्म आपने पहले के क्लासेस में भी सुन रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग और अच्छे से समझेंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो ये बस एक फिजिकल फेनोमेना है जो हमारे अराउंड होते रहती है, और इसके होने के पीछे का कारण क्या है, तो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंस होता है तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस को भी फील कर सकते हैं। अब ना यहाँ पर चार्ज कहाँ से आया, जैसे कि आपको पता है हमारा जो बॉडी है वो किस चीज से बना हुआ है, तो वो सेल से बना हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ रखा है कि सेल जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन ये हर टाइम, ये तो बायोलॉजी में आप बोलते हो कि सेल हमारा स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पेंसिल है या फिर इवन आपका जो बॉडी है वो किस चीज से बना है, इन टर्म्स ऑफ अगर आपको केमिस्ट्री में पूछूं तो आप बोलोगे कि वो एक एटम से बना हुआ है। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल पार्टिकल है। अब यहाँ पर एटम्स जो होता है वो कुछ इस तरह का हमारे साइंटिस्ट ने बना के रखा है, मतलब कि हमारा जो एटम होगा वो हमारे सोलर सिस्टम के जैसा होगा, ठीक है। अभी आप यही समझो कि ये हमारा सोलर सिस्टम है। लेट से ये जो मैंने राउंड बनाया वो हमारा जो प्लैनेट्स होता है, लेट से ये हमारा प्लैनेट है, ये भी हमारा प्लैनेट है, ये भी हमारा प्लैनेट है, और ये हमारा सन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम के जैसा होता है हमारा जो एटम है। लेकिन जो एटम है हमारा, ये जो सन जिसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग सन नहीं बोलते, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस। और ये सारे जितने भी चीजें हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन में क्या, सॉरी यहाँ पर जो मैंने न्यूक्लियस लिखा है, न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, तो प्रोटॉन होता है और यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, सॉरी न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस तो इसका पूरा नाम ही है, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हमारा न्यूक्लियस बनता है। और उसके अलावा जो हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहने का मतलब ये सारे जो ऑर्बिट हैं जो सबसे आगे हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इनर ऑर्बिट्स हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये ऑर्बिट कहाँ से आए, ये डायग्राम किसने दिया, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर आप जब 9th में जाओगे तो एक एटॉमिक स्ट्रक्चर करके चैप्टर है, उसमें ये सारे डिटेल्स आपको पढ़ने होंगे। अगर आपको अभी भी इंटरेस्ट है तो आप हमारे जो ये प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें जाकर ये चैप्टर को पढ़ सकते हो, ठीक है। बट अभी आपको इतना कुछ जानना नहीं है, अभी बस आप इतना जान लो कि हम लोग के चार्ज कहाँ से मिलते हैं। अब हम लोग को चार्ज, कोई भी एटम है, अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो इम्बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब तक होते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और प्रोटॉन का नेचर होता है कि वो पॉजिटिव होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा प्रोटॉन के तो यहाँ पर तो चार्ज बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज है वो तो बैलेंस हो जाएंगे, मतलब कि वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये न्यूट्रल का केस है। लेकिन अगर यहाँ पर चार्ज जीरो ना होने की बजाय ऊपर नीचे हो जाए, जैसे कि आपको पता है जो प्रोटॉन है वो तो न्यूक्लियस में है तो वो मूव नहीं कर सकता, मतलब कि वो अगर आप इस पे कितना भी एनर्जी दे दो, फोर्स दे दो, कुछ भी दे दो, ये यहाँ से बाहर तो निकलने वाला नहीं है। तो हमारा निकलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के पास ही सारा, मतलब कहते हैं एनर्जी कैरी करने का काम या फिर फ्लो करने का काम, सारा काम हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही दे के रखे, मतलब कि जितना भी काम होगा हमारे अराउंड सब इलेक्ट्रॉन के हत्थे चढ़ने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग के पास दो एटम है, लेट से हमारा एक एटम ये है और एक एटम ये है, ठीक है। ये मैंने एटम बना लिया, वैसे तो काफी खराब लग रहा है बट फिर भी।
अब मैंने इस एटम को एनर्जी दिया और ये एटम मतलब दोनों को एनर्जी दिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए और इसके भी इलेक्ट्रॉन जो थे वो बाहर निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो तो फ्री हो गए, मतलब कि अपने ऑर्बिट से फ्री हो गए। जो न्यूक्लियस था, ये पॉजिटिव का जो, ये तो न्यूक्लियस है तो इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव नेचर वाला जो प्रोटॉन है वो तो इलेक्ट्रॉन को अपने अंडर कंट्रोल नहीं किए हुए, मतलब इसको अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री हो गया। तो अब ये फ्री हो गया तो नाउ ही कैन फ्लो, मतलब ही कैन नो, मतलब ही तो नहीं बोल सकते, इट कैन फ्लो, ठीक है। तो अब ये फ्लो कर सकता है। तो जब ये फ्लो करेगा तो इसी फेनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रेजेंस में होता है। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो चार्ज के प्रेजेंस, ये जो हमने चार्ज बनाया वो कैसे बनाया, यहाँ पर एनर्जी को देकर। अब एनर्जी आप कई वे में दे सकते हो, मतलब एनर्जी देना है या फिर आप कई वे से इस चार्जेस को बाहर ला सकते हो या फिर किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को तो आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन अब जितना इलेक्ट्रॉन, लेट से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, मतलब कि ये टोटली बैलेंस था। 10 प्रोटॉन थे, 10 न्यूट्रॉन थे, सॉरी प्रोटॉन थे, दोनों चार्ज बैलेंस हो गए। लेकिन आपने चार्ज देके यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज तो लेके जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ और ये मेरा चार्ज जो है तू अपने पास रख, ऐसा तो नहीं बोलेगा। जो इलेक्ट्रॉन है अपना चार्ज अपने साथ लेके जाएगा, तो ये भी एक चार्ज्ड पार्टिकल बन गया। मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। अब ये जो आपके पास बचा है, यहाँ पर हो गया टोटल 9 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गई है, तो मतलब कि इस एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकलेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस एटम पे आएगा, ठीक है। तो इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, जो यहाँ पर ये चार्ज्ड पार्टिकल मैंने लिखा है, ये नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल है। मतलब कि इसका नेचर कैसा है, ये तो चार्ज्ड है ही, मतलब इसके ऊपर चार्जेस तो लगे हुए हैं ही। ये जो माइनस और प्लस लिखा है ना मैंने, वही इसका चार्ज है। तो ये माइनस साइन के साथ निकल तो गया, लेकिन इसका कितना साइन है, 1, तो यहाँ पर एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मतलब कि ये एटम जो है वो भी एक चार्ज्ड पार्टिकल हो गया, ठीक है। नाउ जो हमारा ये चार्ज पार्टिकल चाहे तो पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो, ये दोनों के प्रेजेंस से हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्जेस का फील होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर जब तक ये बिल्कुल न्यूट्रल थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल थे, मतलब जितना प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन था, तो हमारा कोई भी चार्ज नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पर चार्ज इम्बैलेंस हो गया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो यहाँ पर चार्ज इम्बैलेंस हो गया, और यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के होने का, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के प्रेजेंस का यही रीजन है। सो आई होप आपको एटम के डायग्राम, एटम के स्ट्रक्चर, मतलब कि डायग्राम या फिर आप इसको स्ट्रक्चर ही बोलो, उसको समझने में और चार्ज्ड पार्टिकल किसको कहते हैं उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या फिर कुछ ऐसा होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने सर्दियों में जब अपना स्वेटर अपने जो होता है, जब आप उसको पहन लेते हो, घर आते हो वापस, तो जब आप उसको खोलते हो तो आपके जो रोए होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, चलिए ठीक है, ये रीजन आप थोड़ी देर बाद आंसर कीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक और रीजन देती हूँ। अगर आपने कॉम को देखा होगा, कंघी, कंघी को जब आप अपने हेयर में कंटिन्यूअसली ऐसे रब करते हो, ठीक है, मतलब कंटिन्यू अपने हेयर को कॉम करते हो, झाड़ते हो, तो थोड़ी देर बाद जो आपका हेयर है वो कंघी के साथ ही ऐसे आने लगता है, मतलब ये वो कंघी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। नहीं तो फिर आप छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को भी कंघी के ऊपर ऐसे रखोगे तो वो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को भी अट्रैक्ट करने लगता है। सो ये तो कुछ ज्यादा मैजिक जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मैजिक नहीं, यहाँ पर जो है चार्जेस का ही रोल है। यहाँ पर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ज क्रिएट हो जाता है। यही सेम फेनोमेना हमारे स्वेटर और हमारे जो हेयर है उसमें भी होते हैं, और ये कैसे होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर चार्ज आ जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। नाउ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट में आपको लिख देती हूँ पहले तो। वैसे तो ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश करती हूँ। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं ना। अगर हम लोग एक पीस ऑफ मेटल लें, ठीक है, मेटल, अभी तो आप लोगों ने मेटल और नॉन मेटल नहीं समझ रखा है, बट फिर भी मैं आपको मेटल और नॉन मेटल समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली एक आयरन लेते हैं, ठीक है। आयरन आपको ही पता है, आयरन लोहा वो तो मेटल ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली, मतलब किधर भी इधर उधर मूव करते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं, मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन,
जबकि नॉन मेटल के पास नहीं होता है। नॉन मेटल्स हैव नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब आप लोग पूछोगे कि हम लोगों को कैसे पता है कि मेटल के पास होते हैं या नहीं होते। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दिस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यहाँ पे दिस इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ वन डायरेक्शन, ठीक है। सो ये मैंने एक डेफिनेशन लिख रखा है, बट यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक चार्जेस लिखने की बजाय इलेक्ट्रॉन्स को लिखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो करने से हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है, या फिर इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अब आप पूछोगे कि यहाँ पर भी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इधर मतलब यहाँ पे भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर आपका जो पीस ऑफ ये मेटल है इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, लेट से ये इलेक्ट्रॉन है, लेट से ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं आ रही है? हम लोग ऐसे ही एक पीस ऑफ मेटल को छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। तो हम, मेरे कहने का मतलब यहाँ पर जो ये वाला डेफिनेशन मैंने लिखा है वन डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर आपके क्लास में कुछ आपके टीचर मतलब कि बिना रीजन के किसी स्टूडेंट को मार देते हैं, ठीक है, तो वो उतना, अगर वो कंप्लेन करता भी हो तो उतना असर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सभी मिलकर एक ही मतलब मुद्दे पर आवाज उठाओ तो आप उस टीचर के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन ले पाते हो। तो ठीक इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव तो करता है, लेकिन ये कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। सो एनर्जी देने से सिर्फ यहाँ पे काम नहीं बनेगी। आपने एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को तो फ्री करवा लिया, आप लोहे को हीट करो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जस्ट सो सिंपल। लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा? नहीं। आपने फ्रिक्शन किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिसिटी आपको मतलब बल्ब को ग्लो करने में हेल्प करेगी? तो नहीं। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है पहले तो दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, स्टैटिक करंट भी मैं लिख देती हूँ, आप समझ जाना, और दूसरा होता है करंट जिसको कि हम जो कि फ्लो कर पाए, ठीक है। तो जो स्टैटिक करंट होता है इसमें हम लोग जो मेनली मैंने जो एग्जांपल्स दिए थे, जैसे कि जो आपने कॉम्ब करते वक्त जो चार्जेस क्रिएट कर लिए थे, या फिर ये जो स्टैटिक आयरन है, मतलब कि इस आयरन के ऊपर हम लोगों ने एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगाया, लेकिन स्टिल इसके पास चार्जेस तो है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो है, तो इसके जो स्टडी को हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग स्टैटिक करंट में पढ़ते हैं, मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। सो यहाँ पर मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए जो कि मेटल से रिलेटेड थे, वो उन्हीं के पास फ्री इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि अब आप पूछोगे कि जितने भी आपके घर में एप्लियंसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट कैसे कंडक्ट कर लेते हैं, तो उनके अंदर जो होता है वो एक मेटल होता है, जो कि जैसे कि आपको पता है वायर के अंदर एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम क्या है? एक मेटल है। कॉपर वायर होता है, कॉपर भी क्या होता है? एक बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सारे मेटल्स हैं जिसकी वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। जो आपका रूम हीटर है, सीलिंग फैन है, ये सब के वर्क करने का पीछे का रीजन क्या है? फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि करंट के फ्लो का ही एक रीजन है। मतलब करंट जब फ्लो होता है देन आपका ये सब कुछ एप्लियंसेस वर्क करता है। सो आई होप ये भी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ अब इसका सोर्स क्या है? हम लोगों को सोर्स कैसे मिलेगा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए, इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब ये चार्जेस को हम लोग कौन से एनर्जी दे, कैसे एनर्जी दे और कहां से एनर्जी दे कि ये लोग एक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाए? तो हम लोग सिंपली इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों के पास आएगी कहां से? तो पावर हाउस जिसको कि हम लोग पावर ग्रिड भी बोलते हैं, वहां पर हम लोगों को काफी सारे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। आपके घर में जनरली 240 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट आता है, ठीक है, 240 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट, आई एम सॉरी, यहाँ पे 220 वोल्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पर डोमेस्टिक जनरेटर। अब आप लोगों ने देखा होगा कि एक जनरेटर होता है, अगर आप अपार्टमेंट में रहते होगे या फिर आपके अराउंड कोई अपार्टमेंट होगा या फिर आपको जनरली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, तो आप जनरेटर को ऐसे चालू करते हो, उसमें डीजल और डालते हो तो वो ऑन हो जाता है। जब वो ऑन हो जाता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो हम लोग डोमेस्टिक अपने आप घर पे जनरेटर भी रखते हैं और वो हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिक करंट देता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। उसके बाद हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो ड्राई सेल। अब ड्राई सेल, छोटी छोटी पेंसिल बैटरी भी आ गई है मार्केट में। आप लोगों के टॉय में भी जो सेल होती है, छोटी छोटी बैटरी होती है, वो सब भी आप लोगों ने देखा होगा। और सेल को ही, कई सारे सेल को ही आप जोड़ दो तो वो हमारा क्या हो जाता है? बैटरी। मतलब कि अगर आपने एक सेल लिया यहाँ पर, ठीक है, सेल 1, मैं यहाँ पे C1 से लिखती हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये सब जो हो गया वो सिंगल अगर है तो वो सेल हो गया, लेकिन अगर आपने सबको जोड़ दिया तो वो हमारा बैटरी हो गया। तो आपको बैटरी से भी एनर्जी मिल सकती है, ड्राई सेल से भी मिल सकती है, डोमेस्टिक जनरेटर से भी मिल सकती है, या तो फिर आपके घर में पावर हाउस तो आते ही हैं।
ठीक है। नहीं तो फिर आपने एक सोलर पैनल्स का भी नाम सुना होगा, तो सोलर पैनल से भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट, अब इतने देर से हम लोगों ने, इस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो चर्चा कर ली कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वो कहाँ से आता है, उसके होने के पीछे का रीजन क्या है, लेकिन अब हम लोगों ने ये नहीं जाना कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, तो हम लोग इस स्लाइड में उसी को पढ़ेंगे। सो सर्किट कहने का मतलब, आप यहाँ पर सर्किट टर्म से कंफ्यूज मत हो। इलेक्ट्रिक मतलब तो आपको पता है, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे पास करंट निकला है वही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब वो फ्लो करेगा, तो वो जिस पाथ से फ्लो किया उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। लेट से आपने यहाँ पर से इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन किया, मतलब ये ऑन हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी मैं सब कुछ बताऊंगी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, लेकिन लेट से आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन किया, तो जो हमारा करंट फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, फिर इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, फिर इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, फिर इस डायरेक्शन में। सो ये जो हमारा पाथ हुआ, ये जो हमारा पाथ मैंने ये यहाँ पे जो बना रखा है, यही हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो यहाँ पर इट प्रोवाइड्स अ पाथ, सॉरी यहाँ पे स्लाइड्स में थोड़ी सी, हाँ, तो यहाँ पर इट्स प्रोवाइड अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द वायर एंड बैक टू द अनदर टर्मिनल ऑफ द सेल। अब ये अभी आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि ये टर्मिनल ऑफ सेल क्या है, या फिर यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि जो वन टर्मिनल है उससे सेकंड टर्मिनल में जाता है। सो ये टर्मिनल टर्म अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिंपली यही समझो कि इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग उसको बोलते हैं कि जो पाथ हमारा होता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, तो यहाँ पर मैंने दो तरह के एग्जाम्पल रखे हैं। मैं आपको ये एग्जाम्पल समझाने से पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। नॉट एक्सपेरिमेंट, एक फेनोमेना हुआ था बहुत पहले। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, ऐसा कहा जाता है कि वो अपने दोस्त के साथ पतंग उड़ा रहे थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जब वो पतंग उड़ा रहे थे, तब जो वो पतंग था, वो जो उनका स्ट्रिंग था, धागा था, उसमें मेटल की कोटिंग की हुई थी, मतलब मेटल की कोटिंग थी या शायद वो मेटल की वायर थी, ये कोई डाटा फिक्स नहीं है। तो जब वो अपने पतंग उड़ा रहे थे, तो उस टाइम का मौसम थोड़ा सा खराब था, मतलब कि वहां पर बिजली ये सब भी कड़क रही थी, वर्षा भी मतलब होने का ऐसा चांसेस था। तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक जो वो बिजली कड़की, तो वो ये वायर जो उन्होंने पकड़ रखी थी, यहाँ पर लेट से वो खड़े थे, ठीक है, तो ये वायर के थ्रू वो इलेक्ट्रिक करंट जो था, मतलब कि जो वो बिजली थी, उनके बॉडी के अंदर थोड़ी देर के लिए फ्लो की और उन्हें हल्का सा झटका महसूस हुआ। तो जब उन्हें वो हल्का सा झटका महसूस हुआ, तब उन्होंने चार्जेस के कॉन्सेप्ट पर थिंक करना स्टार्ट किया। तो उसी के से रिलेटेड अब आपने देखा कि आपकी बॉडी भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब हमारे जो चार्जेस हैं उसको कंडक्ट कर सकती है। तो हमारे बॉडी में आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आयंस। अब यहाँ पर आयंस आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं आपको पहले पार्टिकल का मतलब समझाती हूँ। मैं यहाँ पर अभी पिछले टर्म में मैंने समझाया था, यहाँ पर चार्ज्ड पार्टिकल, मैंने पार्टिकल टर्म का यूज किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पार्टिकल्स होते क्या हैं। तो पार्टिकल्स कहने का मतलब या तो वो एटम हो सकते हैं, ठीक है, एटम्स हो सकते हैं, या तो फिर वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, या तो फिर वो आयंस हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो एटम हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स, या तो फिर आयन होते हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों में मतलब अंतर क्या है? तो एटम जो होता है वो तो सिंपल एटम ही होता है, मतलब कि यहाँ पर मैं आपको एक एटम का एग्जांपल देना चाहूँ तो Fe+, Fe2+। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का तो O3 2-, यहाँ पर ओजोन का मैंने फॉर्मूला लिख रखा, उस पर 2-, मतलब कि एक मॉलिक्यूल्स है। आपको ही पता है कि दो एटम जब मिलते हैं तो वो हमारा मॉलिक्यूल बनता है। अब आयंस किसको कहते हैं? जैसे कि आयन बनाने के लिए मैं एक NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हमारा जो टेबल सॉल्ट होता है जिसको कि हम खा सकते हैं, वो उसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो आपके घर में नमक आती है, जस्ट उसी का फॉर्मूला है NaCl। तो NaCl को जब आप पानी में घोलते हो एंड देन इससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हो, तो ये Na+ आयन और Cl- आयन में टूटता है। तो दैट मीन्स कि ये जो हमारे आयंस मिले, इसी को हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में। आपको ही पता है यहाँ पर जो क्लोरीन है, यहाँ पर जो क्लोराइड, ये जो क्लोराइड था NaCl, तो ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने में हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो आयंस हुए हमारे बॉडी में, आपको ही पता है कि लिक्विड वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और हमारे बॉडी में अमोनिया, साल्ट्स, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट होती हैं। तो जब यहाँ पर से चार्जेस के फ्लो, मतलब यहाँ पर आपने देखा था बेंजामिन फ्रैंकलिन जब पतंग उड़ा रहे थे, तब जो वहां से करंट फ्लो हुआ, तो ये स्ट्रिंग से होते हुए, मतलब ये वायर से होते हुए उनके बॉडी से फ्लो कर गया। तो बॉडी से जब वो फ्लो किया, तो उनके बॉडी में जो चीजें, जो ये सॉल्ट प्रेजेंट था, वो Na+ और Cl में भी ब्रेक हुआ, और भी कई सारे आयंस होंगे, सिर्फ यही नहीं, फॉस्फेट आयन, अमोनिएट आयन, कई सारे आयन होंगे, वो सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प कर गए। तो अब आपको रीजन मिल गया कि हमारा बॉडी क्यों कंडक्टर है, ठीक है।
सो हमारे बॉडी के कंडक्टर होने के पीछे का आपको रीजन मिल गया। नाउ यहाँ पर सम इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन नेचुरल वर्ल्ड, हमारे नेचुरल वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे सर्किट प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो करने दे सकते हैं। अपने अंदर से फ्लो करने का देने का मतलब यहाँ पर कुछ बनता नहीं है, आप सिंपली समझो कि वो एक पाथ बना सकते हैं। तो हमारा नेचुरल पाथ क्या है, पहले तो नर्व्स इन आवर बॉडी क्रिएट इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि आपको पता है जो हमारा माइंड है वो इलेक्ट्रिकल टर्म्स समझता है, मतलब कि जो हमारा माइंड है वो ऐसा नहीं कि आपको जो मैंने मारा तो जो हमारा जो नर्व्स है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल देगा, तो सिग्नल इस टर्म में नहीं देगा कि आपको जो राम है वो मार रहा है, तो इस टर्म में नहीं वो सिग्नल देता है, वो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होता है उसके टर्म में सिग्नल देता है। अब ये यहाँ पे आपको इम्पल्स समझ नहीं आएगा, जब आप क्लास 10th के बायोलॉजी को पढ़ोगे तब यहाँ पर वो सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। सो वहां पर वो इम्पल्स के टर्म में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के टर्म में इंफॉर्मेशन देता है हमारे माइंड को, ठीक है। तो हमारा माइंड जो है उसको फिर डिकोड करता है एंड देन हमें क्या करना है उसके बाद वो हमें रिप्लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक नेचुरल सर्किट हुआ। तो जो हमारा नर्व्स है वो भी तो एक सर्किट हुआ, क्योंकि वो हमारे जो आयंस है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है उसको एक लेट से आपके हैंड से लेके आपके माइंड तक पहुंचाने का वर्क किया। तो ये हमारे नेचुरल वर्ल्ड में एक सर्किट का काम हुआ, क्योंकि ये चार्जेस के फ्लो को सपोर्ट करता है, ठीक। नाउ लाइटनिंग जो होता है वो क्लाउड एंड यहाँ पर जो प्लैनेट्स होते हैं, लेट्स से ये जो हमारा जब लाइटनिंग होता है तो हमारे क्लाउड में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नाम का एक फेनोमेना होता है। अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं समझाने वाली, क्योंकि मे बी आपको ये समझ नहीं आए। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का जो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो हमारा क्लाउड होता है वो भी थोड़ी देर के लिए आयोनाइज हो जाता है। जैसे कि आयोनाइज कहने का मतलब कि उसमें आयंस क्रिएट हो जाते हैं, बन जाते हैं, एंड देन ये हमारा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है लाइटनिंग के प्रोसेस को होने देने में। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। देन हम लोगों के मैनमेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी होते हैं। अभी आपको मैनमेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स के मैं एग्जाम्पल्स दूंगी तो आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि वायरिंग जब आप अपने घर में करवाते हो तो आपका जो बल्ब होता है वो भी ग्लो करने लगता है एंड एवरीथिंग, सब कुछ ग्लो करने लगता है, जो भी आप करवाना चाहते हो, जैसे पंखे चलने लगते हैं, सब कुछ। सो ये जो हमारा वायरिंग होता है वो भी एक सर्किट है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है एंड देन हम लोग को जो भी अपना काम करवाना होता है हम लोग वहां पर करवा लेते हैं। देन कार, बैटरी, ये सारे आपको एग्जाम्पल्स है। जो भी चीजें इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से होती हैं वो विदाउट सर्किट नहीं पॉसिबल है। आप ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी को बिना सर्किट से करवा सकते हो। यहाँ पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट को तो समझ लिया, लेकिन हमारे पास दो तरह की सर्किट होती है। लेट से मैंने यहाँ पर तार लिया, इसको बिछा दिया इस तरह से। अभी इसमें के कंपोनेंट क्या क्या है आप ये मत समझो, मैंने बस यहाँ पे सिंपली तार बिछा दिया और यहाँ से स्विच ऑन कर दिया। तो यहाँ पर बल्ब, यहाँ पर मैंने पहले तो स्विच बना दिया, यहाँ पर एक बल्ब भी लगा दिया, ठीक है। आप इतना कंपोनेंट जान लो, मैंने स्विच भी लगा दिया, बल्ब भी लगा दिया एंड सर्किट भी बना दी। क्या यहाँ पर से, और एक बैटरी भी, बैटरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर बैटरी नहीं रहेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक बैटरी भी लगा दी। अब क्या इसमें ये पॉसिबल है कि ये बल्ब ग्लो कर जाए? तो इसकी पॉसिबिलिटीज है नहीं, नो, ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्विच को ऑन किया ही नहीं। तो ये स्विच को ऑन नहीं किया मतलब कि ये सर्किट स्विच ऑफ है, मतलब कि इसमें सर्किट का जो नेचर है वो तो बिल्कुल ब्लॉक्ड है, मतलब ये ब्रोकन सर्किट है। लेकिन जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि स्विच के ऑन करने से बल्ब जो है हमारा ग्लो करने लगा। तो जो हमारा सर्किट है वो तो क्लोज हो गया। तो इसी बेसिस पे हम लोगों के पास दो सर्किट होते हैं, पहला क्लोज्ड सर्किट एंड दूसरा ओपन सर्किट। हमारा जो क्लोज्ड सर्किट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल क्लोज पाथ को फॉलो करता है। मतलब कि अगर क्लोज सर्किट आप नाम से ही पढ़ सकते हो कि जिसका जो सर्किट है वो पूरा क्लोज है, मतलब कि स्विच ऑन है, इसका जो पाथ है वो कहीं से भी टूटा नहीं है। लेट्स से अगर यहाँ से भी पार्ट टूट गया, ब्रेक कर गया, तो हमारा ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। या फिर ये स्विच को अगर हम लोगों ने ऑफ कर दिया तो ये भी हमारा नहीं चलेगा, मतलब कि ये जो सर्किट है वो नहीं ग्लो करेगा, मतलब ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये सर्किट ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर इट इज अनब्रोकन पाथ ट्रेवल बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज क्लोज सर्किट। यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग इसको क्लोज सर्किट भी बोलते हैं और कंप्लीट सर्किट भी बोलते हैं। ऐसे सर्किट को हम लोग क्लोज सर्किट या फिर कंप्लीट सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। इफ अ सर्किट इज कंप्लीट और क्लोज द बल्ब लाइट अप। आपको ही पता है कि अगर सर्किट अगर कंप्लीट है और क्लोज है तो ये जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन के बारे में स्टडी किया, मतलब कि मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। लेकिन उसको अब समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। हमारे पास एक बैटरी होता है, ठीक है, आप लोगों ने घरों में भी बैटरी देख रखी होगी। उसके एक टर्मिनल में पॉजिटिव लिखा होता है, दूसरे तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक तो पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अब पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो इसके पीछे का कुछ रीजन भी तो होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कहलाता है। ये जो टर्मिनल वर्ड है आपने थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर सुन रखा था, लेकिन अब आप इसको रिकॉल करो कि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल किसको बोलते हैं। तो जो हमारे ये पॉजिटिव पार्ट है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, और ये जो हमारा नेगेटिव पार्ट है इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब वायर को ऐसे लगाते हैं
यहाँ से लेट से मैंने ये तार लगा दिया, तो ये जब हम लोग तार को ऐसे जोड़ते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करने लगता है। लेकिन क्या ये ऐसा ही होता है? तो मैं आपको पहले एक बात बताती हूँ, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है या फिर हम लोग इसी को इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। सो अभी ये ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप बस इतना याद रखो कि ये वाला जो मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों फ्लो करता है, जब आप ये हायर के क्लासेस में पढ़ोगे तब आपके इसके रीजन मिल जाएंगे। लेकिन अभी आप बस इतना जान लो कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है इलेक्ट्रिसिटी। सो अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा है वो है ओपन सर्किट। अब क्लोज सर्किट का ही जस्ट अपोजिट ओपन सर्किट। ओपन क्लोज सर्किट में जिस तरह से पाथ क्लोज होता था, कंप्लीट होता था, लेकिन ओपन में पाथ इनकम्प्लीट होगा और क्लोज नहीं ओपन होगा। सो इसमें बल्ब ग्लो करता था, इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो सिंपल। नाउ अब यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि एक सर्किट को बनाने के लिए ये सारी चीजें जो मैंने 5 चीजें लिख रखी है वो जरूरी ही है। पहला कनेक्टिंग वायर, अब आपके पास वायर ही नहीं होगा तो आप सर्किट कैसे बनाओगे। देन एक बल्ब, या फिर यहाँ पर बल्ब की जगह जो हमारा सर्किट होता है, जरूरी नहीं कि अब आपको पंखा चलाना हो तो अब वहां पर आप उस सर्किट में पंखा ही मतलब बल्ब जोड़ोगे, नहीं, आप उस सर्किट में फैन को जोड़ोगे। तो आपको उस तरह का एक एप्लियंस चाहिए होता है। मैंने यहाँ पर बल्ब लिख दिया, लेकिन आप एक सर्किट में जरूरी नहीं कि सिर्फ बल्ब को ही जोड़ते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको कंपोनेंट लिखने हैं तो ये सारी चीजें तो होनी चाहिए जिससे कि आप एक सर्किट को बना सकते हो। आप घर पे भी छोटे मोटे से सर्किट बना लेना खुद ही घर पे जाके। मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बता देती हूँ। फर्स्ट आपको एक कनेक्टिंग वायर चाहिए होगा, दूसरा एक बल्ब चाहिए होगा, तीसरा एक बैटरी भी चाहिए होगा। बिना बैटरी के आपके पास सब कुछ रहेगा लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। देन एक इलेक्ट्रिक सेल और यहाँ पे ये ड्राई सेल, ये दोनों चीजें एक ही हो गई। मैंने कुछ ज्यादा ही फ्लो में लिख दिया। और एक स्विच चाहिए होगा, मतलब कि एक ऑन ऑफ करने के लिए कोई भी चीज, ठीक है। अब हम लोग इतने जुगाड़ू हैं कि स्विच कहाँ से लाएं, तो सबसे सिंपल कि जिस तार को इस तरह से बल्ब से कनेक्ट करेंगे उसको बस थोड़ा सा डिटैच कर देंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे ये लेट से बल्ब है तो बल्ब से हम लोग बस इसको हल्का सा अलग कर देंगे तो हमारा बल्ब वैसे भी बुझ जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा जुगाड़ू बता दिया, बट अगर आप लोग स्विच अरेंज कर पाते हो देन इट्स ओके। अब यहाँ पर पहले आप एक वायर को बिछा लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वायर मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही फ्लो में अच्छा बना दिया, तो पहले इसको मुझे इरेज करने दीजिए, ठीक है। ये रहा, मैं कोई और कलर यूज कर लेती हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि हर बार एक ही पेन से लिखती हो। तो ये हमारा एक वायर हो गया, ठीक है, ये हमारा वायर हो गया। यहाँ पर एक आप स्विच बना लो जिससे कि आप वायर को डिटैच या फिर मतलब जो अलग होता है वो कर दो या फिर क्लोज कर पाओ। देन एक यहाँ पर बल्ब बना लो, ठीक है, ये हमारा बल्ब हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, काफी अच्छा लग रहा है लेकिन। एंड देन और हमारा जो ये बैटरी, एक कनेक्शन बना लो बैटरी का, ये पहले जोड़ दो यहाँ, और यहाँ पर एक बैटरी को बना लो, ठीक है। ये जो है हमारा बैटरी है, ये जो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये अगर एक ही है तो ये हमारा एक सेल हुआ, ठीक है, ये हमारा सेल हुआ, और ये सेल का पॉजिटिव पार्ट हुआ, ये सेल का नेगेटिव पार्ट हुआ। अगर हम लोग इसी तरह से कई सारे को बना दें, मतलब कि इस तरह से हम लोग कई सारे बना दें, तो ये हमारा बैटरी हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप लोग इस तरह से समझ गए होंगे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब छोटा वाला नेगेटिव और बड़ा वाला पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हुआ, बैटरी। तो ये हमारा बैटरी हुआ। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से, आपको भी पता है इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगी, तो जो हमारा बैटरी है पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए यहाँ पर बल्ब के पास आएगी, बल्ब यहाँ पर ग्लो होगा, एंड देन यहाँ पर से हमारे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो फ्लो कर जाएगी। सो यही आपका होल सेटअप था। मैं एक बार सब कुछ पढ़ देती हूँ कि कनेक्टिंग वायर क्या होता है। इट हेल्प्स टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट एंड कंप्लीट द सर्किट। ये हेल्प करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट होने में, और क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट भी करता है। बल्ब व्हेन सर्किट इज कंप्लीट द बल्ब लाइट अप। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहती हूँ। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, ठीक है, फिलामेंट। वो फिलामेंट आपने बल्ब देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा जो बल्ब है, ये जो हमारा बल्ब है, इसमें ये जो वायर है, ये छोटा छोटा नहीं होता, काफी पतली सी वायर होती है जो कि ग्लो करती है। ये छोटी सी वायर, अगर आप लोगों को बहुत पहले के टाइम में देखे हुए तो एक येलो कलर का बॉल होता था, ठीक है। ये येलो कलर का बॉल काफी धीमा भी चलता था, लेकिन अब तो हम लोग के पास एलईडी बल्ब्स आ गए। तो ये जो बल्ब था, इसके अंदर आप लोग क्लियरली ये जो वायर है इसको देख पाते थे। तो आप मुझे आंसर में बताओगे कि इसका जो ये वायर है वो किस चीज से बना हुआ होता था, ठीक है। ये एक मेटल का होता था, और ये मेटल का नेचर कैसा होता था,
ये पहला नंबर तो काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस का होता था। अभी यहाँ पर रेसिस्टेंट टर्म भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंट होता था, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता था इलेक्ट्रिक करंट को। और ये दूसरा काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल होता था, डक्टाइल होता था। अब डक्टाइल किसको बोलते हैं? जिसको कि हम लोग खींच कर लंबी तार बना सकते हैं। तो लंबी तार बनाने की वजह से ये काफी कोई भी चीज को आप काफी ज्यादा खींचोगे तो वो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसी को हम लोग ऐसे मोड़ देते थे इस तरह से, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते थे तो यहाँ पर काफी ज्यादा इस वायर में रेसिस्टेंस होने की वजह से, रेसिस्टेंस कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को रोकने का कहते हैं ना पोटेंशियल इसमें ज्यादा होता था। तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में थोड़ा सा हिंड्रेंस प्रोवाइड करता था, देन ये वायर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पहले तो एब्जॉर्व करता है एंड देन एमिट करता है, मतलब कि बाहर निकालता है। तो जब ये एनर्जी को एब्जॉर्व करता है उसमें काफी पॉइंट सेकंड का टाइम लेता है एंड देन फिर एनर्जी को रिलीज करता है। तो जो एनर्जी को रिलीज करता है वो इन फॉर्म्स ऑफ लाइट, लाइट के फॉर्म में इमिट करता है एंड देन हम लोग को वही दिखाई पड़ता है। तो ये जो हमारा जो वायर है वो हमारा किस चीज का बना हुआ होता था, तो काफी ज्यादा फेमस सा है। और आप इसको गूगल पे भी सर्च करके मुझे आंसर में कमेंट करो तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। देन हमारा बैटरी, ये बैटरी क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारा सेल होता है उसी के कॉम्बिनेशन से बनता है बैटरी। देन स्विच, अब स्विच क्या होता है? अ स्विच वर्क्स बाय द ब्रेकिंग और कंप्लीटिंग द सर्किट पाथ। आपको भी पता है स्विच का काम क्या है? जब हमें कुछ नहीं करना, मतलब हमें बल्ब नहीं जलाना तो हम लोग स्विच को ऑफ कर देंगे, जब हमें बल्ब जलाना है तो हम लोग स्विच को ऑन कर देंगे। नॉट बल्ब, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जैसे हो गया टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ओवन हो गया, काफी सारी चीजें जिसको हम लोग को ऑन ऑफ करने के लिए हेल्प करता है। देन इलेक्ट्रिक सेल और ड्राई सेल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सेल हैज 2 टर्मिनल, मैंने आपको पहले ही बताया, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। इनसाइड द सेल द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। मैंने आपको पहले ही बताया कि बाहर में तो आप लोग देखते हो कि मतलब बाहर में क्या, मतलब हम लोग को पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। यहाँ से मेरा पेन उगा नहीं, आई थिंक ये टाइम थोड़ा लेता है, ठीक है। तो पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। सो कनेक्टिंग वायर, बल्ब, स्विच एंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सेल इज यूज्ड इन टॉर्च, बैटरी, लेड नहीं, एलईडी, etc। सो यही हुआ हमारा सर्किट। ये टॉर्च का सर्किट बना लो, बल्ब का सर्किट बना लो, एलईडी का सर्किट बना लो, टीवी का बना लो, फ्रिज का बना लो, कुछ का भी बना लो, सबका बन जाएगा। नाउ अब यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर, ये टर्म आप लोगों ने जब क्लास 6 में एंटर किया था तब से लेकर अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ी है, तो सोच लो ये वर्ड, ये जो टर्म है आपके साथ कहाँ तक जाएगी। अब कंडक्टर किसको कहते हैं? ऐसी चीजें जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, जैसे कि आपका पेन हो गया, गलत। जैसे कि आपका जो बैग हो गया, गलत। जैसे कि आप खुद, मतलब कि आप खुद एक इलेक्ट्रिसिटी, आप खुद एक कंडक्टर हो जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, ठीक है। तो मैंने ये दो आगे के जो एग्जांपल्स दिए थे मैं बस आपका टेस्ट कर रही थी कि जो आपका थिंक ऑफ माइंड है वो कहाँ तक है। So material which allow electric current to pass through it is known as conductor। मैंने आपको एग्जांपल में बताया जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो भी कह लो, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट में लिख दिया मैंने कुछ भी। तो ये जो पॉइंट है आप ये हमेशा याद रखना, जब आप मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर्स पढ़ोगे तो इसमें ये चीजें तो काफी बार आएंगी, लेकिन हमारे पास जो नॉन मेटल है उसमें सिर्फ एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जो कार्बन होता है। तो कार्बन के सारे मतलब जो एलोट्रोप्स होते हैं, मतलब कि कार्बन के जितने भी चीजें होती हैं सारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, सारे गुड कंडक्टर नहीं होते। जबकि ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है जो ग्रेफाइट होता है, जो कि आपके पेंसिल के लिड में होता है। आपने देखा होगा कि एक ग्रे कलर का, मतलब ये जो आपका पेंसिल है उसमें जब आप लिखते हो तो यहाँ पर जो एक होता है टिप पर, तो ये जो होता है वो हमारा ग्रेफाइट होता है। वो बिल्कुल ब्राउन कलर का होता है, या फिर इसको आप ग्रे भी बोल सकते हो, ग्रेइश कलर का होता है, काफी शाइनी सा होता है। तो ये जो हमारा है वो नॉन मेटल है, और वो किस चीज से बना हुआ होता है? कार्बन से बना हुआ होता है। तो जो भी कार्बन होते हैं, सल्फर होते हैं, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देन इंसुलेटर, अब इंसुलेटर क्या होते हैं? तो जितने भी चीजें होती है, जितनी भी मटेरियल होती है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देती, उसी को हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं या फिर इंसुलेटर बोलते हैं। मतलब मुझे तो जनरली नॉन मेटल्स कहने की आदत हो गई है, क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ तो हर चैप्टर में चाहे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल हो, या फिर हर जगह इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव टर्म या फिर मेटल नॉन मेटल टर्म, यही सब आता है। ये जो प्लास्टिक इरेजर ये सब है, ये जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे उसमें सिर्फ यूज होता है, जो थोड़े बहुत केमिस्ट्री के पार्ट में, ठीक है। मतलब थोड़े बहुत नहीं, काफी इसका तो अलग ब्रांच ही होता है स्टडी करने का, लेकिन
जब हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फिजिक्स में हम लोग जनरली ऐसे ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देते उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसीलिए जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है, जो टेस्टर होता है, और जितने भी इलेक्ट्रीशियंस होते हैं जो अपने हाथ में ग्लव्स पहनते हैं वो या तो रेजर के पहनते हैं, और जितने भी स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं उसके जो ऊपर होता है, लेट से ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है, तो ये जो हमारा एक कोटिंग होता है, ठीक है, ये प्लास्टिक का होता है ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करे और हमें मतलब हमारे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो कर जाए, ठीक है। और उसके बाद टेस्टर होता है, देन वुड, प्लास्टिक, ये सब सारे इंसुलेटर ही हैं। सो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को तो एंड कर ली। अब ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी था वैसे तो, फिर भी मैंने लिख दिया, अच्छा लगा मुझे लिखने में। तो यहाँ पर अ डिवाइस, यहाँ मैं फिल इन द ब्लैंक्स पहले तो पढ़ देती हूँ, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ये छोटे मोटे आंसर आपको नहीं करवाऊँ, क्योंकि ये सारे आंसर जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा ही है तो मुझे इसके आंसर करने की या बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी इसका आंसर कर सकते हो। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट करती जाऊंगी हर जगह पे, ठीक है, मेरा तो काम ही है आपको गाइड करना। तो हमारा जो फर्स्ट है वो पहला जो है वो अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको ही पता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है, मतलब हमारा काम हो गया, तो अब हमको उसको बंद करना है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, या फिर उसमें सर्किट में ब्रेक लाना पड़ेगा। तो ये काम किसका है, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि स्विच, ये सारा काम स्विच का ही है। स्विच ही हमारे जो है इलेक्ट्रिसिटी को बंद चालू जो भी करना होता है, आपको ओपन ऑन क्लोज जो भी आप लोग बोल लो, उसको करने में हेल्प करती है, ठीक है। देन एन इलेक्ट्रिक सेल हैज, अब आपको पता है जो सेल होता है उसमें दो टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल टर्म भी आपको पहले ही मेंशन किया हुआ है, मतलब कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि जो हमारा सेल होता है उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव, तो यहाँ पर 2 टर्मिनल हो गया। अब यहाँ पर आपका ट्रू एंड फॉल्स जो है वो पढ़ाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा पहला है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, मैंने आपको पूरे लेक्चर में यही बस 10 बार से कम नहीं बोला है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मेटल से फ्लो करता है। और देखिए ये आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया है, आप ये जो पॉइंट है अपने माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जरूर आए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ये सही बात है, मेटल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। देन इंस्टेड ऑफ मेटल वायर की जगह पे जस्ट अ स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक सर्किट। अब मैंने आपको थोड़ा सा जुगाड़ू बनने का था, यहाँ पर तो जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है वो तो पूरी की पूरी जुगाड़ू निकली। ये बोल रही कि हम लोग अब मेटल वायर को भी, मैंने तो सिर्फ स्विच को स्किप किया था, मतलब सिर्फ स्विच को हटाने के लिए बोला था, यहाँ पर तो ये मेटल वायर को भी हटाने बोल रही है। तो यहाँ पर अगर आप मेटल वायर को हटा देते हो तो क्या स्ट्रिंग, जो कि सिर्फ एक धागा होती है, पतली सी जो धागा होता है उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं, तो क्या वो यूज कर सकते हैं हम लोग सर्किट बनाने में? तो अब आप ही इसका आंसर बताओ, क्या हम लोग कर सकते हैं? अब ये तो जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे वो भी बता सकते हैं। खैर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ अ थर्मोकॉल। आप लोगों ने थर्मोकॉल के काफी सारी चीजें बनाई होगी। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। हमारे जो स्कूल में एक एग्जीबिशन था, ठीक है, तो वहां पर सारे स्टूडेंट क्या किए थे कि जो थर्मोकॉल के होते हैं वो ग्रीन सिटी और वो जो होता है ना एडवांस सिटी, कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बना के लाए थे। सारे वही बनाए थे, मतलब हर के टेबल पे जाओ तो वही दिखेगा। तो वहां पर काफी ज्यादा थर्मोकॉल का यूज किया हुआ था। और क्या हुआ था कि जो वहां पर एक छोटा सा मतलब तिल्ली जो होता है, माचिस की तिल्ली, वो किसी ने जलाकर नहीं, या फिर गलती से इंसिडेंट बाई हो गया होगा, तो मतलब डाल दिया गया था। तो ये जो थर्मोकॉल होता है वो काफी जल्दी, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो गलने लग गया था। सो आप लोग भी जब थर्मोकॉल का यूज करें तो ये सारे प्रिकॉशंस को जरूर करें। मतलब ये थर्मोकॉल काफी ज्यादा प्लास्टिक का होता है तो ये गलने लगता है। सो ये सब छोड़िए, पहले आप इसका आंसर बताइए कि क्या आप थर्मोकॉल के शीट से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं? तो नहीं, ये भी आंसर फॉल्स हो गया। Explain why the bulb would not glow in the arrangement shown in the figure 12.13। यहाँ पर ये इमेज बना के रखा है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर ये बल्ब क्यों नहीं ग्लो करेगा। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक हम लोगों ने टेस्टर बना के रखा है। ये जो है हमारा ये टेस्टर है। तो टेस्टर है, चलो सही बात है, टेस्टर से हमारा मेटल का होता है जिससे कि हम लोग टेस्ट कर पाते कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं। लेकिन आपने आगे तो ठीक है मेटल रखा, लेकिन ये पीछे क्या है, ये तो नॉन मेटल है, यहाँ पर प्लास्टिक की कोटिंग है। तो क्या आपको लगता है कि इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा? यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा ही नहीं। सो आई होप आपको ये पूरी स्लाइड समझ आ गई होगी। देन क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है complete the drawing shown in the 12.14 to indicate where the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glow। यहाँ पर जो बल्ब है उसको ग्लो करवाना है, ठीक है। आपका मैंने टारगेट दे दिया कि आपको इस बल्ब को एनी हाउ कैसे भी ग्लो करवाना है। तो अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर जो एक वायर है इसको यहाँ से जोड़ोगे, और ये जो वायर वहां से इधर घूम रहे हैं इसको आप थोड़ा सा टिल्ट करोगे और ये इधर आके यहाँ पर जोड़ोगे। देन आपको लगता है कि अब ये वायर ग्लो करेगा? सॉरी, वायर ग्लो नहीं करता मैम, ये बल्ब ग्लो करता है। तो हाँ बिल्कुल ये करेगा, ठीक है। देन क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। अब इलेक्ट्रिक स्विच के यूज करने का पर्पस क्या है, तो बहुत ही हमारे ज्ञानी मुनि टाइप के जो स्टूडेंट है वो इसका आंसर जरूर करेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे कि स्विच का काम क्या है। तो नेम्ड सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विच बिल्ट इन देम। अब ऐसे गैजेट्स का नाम बताओ जिसमें कि स्विच होती है। तो हमारे पास जितनी भी स्विच होती है भगवान की दया से सब में स्विच होती है, मतलब कि जितने भी एप्लियंसेस होते हैं, गैजेट्स होते हैं, सब में स्विच होती हैं। तो आप कोई भी 10-15 का नाम यहाँ पे लिख दो। वैसे तो यहाँ पे सम मतलब बस 2-3 का भी बताओगे तो काफी है। क्वेश्चन नंबर 6, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन द फिगर 12.4 इफ इंस्टेड ऑफ द सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर। अब यहाँ पर जो 12.14 है, अब जिसके पास एनसीईआरटी का बुक है वो तो खैर यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल। वैसे तो मैंने इसी इमेज को एक जूम करके यहाँ पर लगा के रखा है, ठीक है। तो सॉरी, ये 12.9 का मैंने इमेज दिखा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये जो इमेज है 12.14 में जो इमेज है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेफ्टी पिन मैंने लगा रखी है, ठीक है। मैंने नहीं, एनसीईआरटी वालों ने लगा रखी है। तो इसके जगह पे क्या आप यहाँ पर इरेजर का यूज कर सकते हो। तो इरेजर क्या होता है, इरेजर आपका नॉन मेटल होता है। कितनी बार नॉन मेटल नहीं होता, वो एक इंसुलेटर होता है। आप मेटल नॉन मेटल अभी मत पहचानो, आप बस इतना पहचानो कि वो एक इंसुलेटर होता है। मैंने गलती से नॉन मेटल बोल दिया था, लेकिन वो एक इंसुलेटर होता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देगा। तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद बल्ब ग्लो कर पाएगा, तो इसका आंसर है नहीं, हम लोग बल्ब इरेजर से बल्ब को ग्लो नहीं करवा सकते। देन क्वेश्चन नंबर 7, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 12.50। यहाँ पे आपको लगता है कि जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा, तो इसका आंसर आपको इमेज भी मैंने दे दिया है। यहाँ पर मैंने सर्किट वाले क्वेश्चन मैंने एक यहाँ पर 12.14 और एक 12.13 करवा रखा है। अब 12.15 का आंसर मुझे आप लोग बताओगे कमेंट में, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन द। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है, यहाँ पे ये बल्ब ग्लो करेगा, अगर करेगा तो आप हाँ आंसर में लिखोगे। और पहले नंबर आंसर जब कमेंट में करते हो तो प्लीज क्वेश्चन नंबर भी दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि कौन से क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे रहे हो। ऐसा नहीं कि बस यस नो लिख के चले गए और उसके बाद तो मेरा दिमाग वैसे भी घूम रहा है। वैसे भी स्टूडेंट क्या करते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन कुछ बनाते हैं, आंसर कुछ बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर कुछ और देते हैं। उसके बाद तो टीचर पहले ही आधा कंफ्यूज रहता है और आपको नंबर मिलते हैं 0। सो मैं भी वही करूंगी अगर आपने कमेंट में सीधे सीधे आंसर नहीं की तो। Then question number 8, using the conduction tester on an object, it would be found that the bulb begins to glow. Is that object a conductor or an insulator? तो यहाँ पर मैंने एक टेस्टर से टेस्ट किया एक वायर को, ठीक है। मतलब ये फाउंड हुआ कि जो हमारा बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो ये सिंपल सी बात है, ये इंसुलेटर तो होगा नहीं, कंडक्टर ही होगा। तो इसको क्या ही मतलब आंसर मैं करूँ, यहाँ पर बस सिंपल सा था। किसका आंसर कंडक्टर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लोव्स। यहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो रबर ग्लोव्स को क्यों पहनते हैं जब वो इलेक्ट्रिक चीजों का रिपेयर करते हैं। जब आपके घर पे इलेक्ट्रीशियन आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो रबर के ग्लोव्स पहनते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ के इलेक्ट्रीशियन काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, वो बिना कुछ पहने भी काफी अच्छे से कर पाते हैं, वो कुछ भी रबर वबर का पहनते नहीं है। बट फिर भी जो फैंसी टाइप के होते हैं शहरों में जो आते हैं वो सब पहनते हैं। तो गांव के लोग इतने मतलब होते नहीं है कि पहनो, लेकिन फिर भी पहनना चाहिए सेफ्टी के लिए। तो वो क्यों रबर के ग्लोव्स पहनते हैं, तो आपको ही पता है जब वो इलेक्ट्रिक का काम कर रहे होंगे तो हो सकता है स्विच ऑन रह जाए और वो वायर को जोड़ने में लग जाए। तो ऐसा होता तो नहीं है, मतलब अगर हो जाए तो उनके बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी और उन्हें झटका लगेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी के मतलब इफेक्ट से बचने के लिए हम लोग रबर के ग्लोव्स को पहनते हैं, और रबर का ग्लोव्स एक इंसुलेटर है, तो हमारे अंदर से फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। देन द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड pillars used by electrician for the repairing work usually have plastic or rubber cover on them. Can you explain why? अब यहाँ पर ये सेम चीज है, जब आप ग्लोव, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में था कि इलेक्ट्रीशियन रबर के ग्लोव्स पहनते थे, अब यहाँ पर जो उनके टूल्स हैं वो भी रबर के ग्लोव्स पहनने लगे। बट ऐसा नहीं है, वो रबर के ग्लोव्स नहीं पहनते, वो प्लास्टिक और रबर की कवरिंग को कह रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा टूल्स होता है, टूल जिसको कि हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक कामों में, मतलब कि इलेक्ट्रिक चीजों को ठीक करने में, उसमें हम लोग क्या पहनते हैं हम लोग तो रबर के ग्लोव्स हैं, लेकिन वो जो टूल्स होते हैं उनके ऊपर भी कवर होता है प्लास्टिक और रबर का। तो इसके पीछे का रीजन भी मुझे आप लोग बताओगे, क्योंकि सेम ही है तो मैं इसका आंसर क्या दूं। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा रखी थी, लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है। सो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ चुके हैं, और ये हमारा चैप्टर 12 था। तो अब हम लोग इसके बाद चैप्टर नंबर 30 करेंगे। और वैसे भी आप देख रहे हो हम लोग काफी इस जो आपका सिलेबस है क्लास 6 का, उसके एंड में पहुंच चुके हैं। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको जरूर कर लें, ठीक है। सो आप हमारे आने वाले क्लासेस के लिए अपडेट हो सकें। सो टिल देन बाय बाय।